साल 1980 के दशक में इराक में सद्दाम हुसैन का शासन अपने चरम पर था। एक दिन देश के महत्वपूर्ण मंत्रालयों और डायरेक्टर जनरलों को सुबह 8 बजे एक अनजान जगह पर इकट्ठा होने का हुक्म मिलता है और जब वहां पर सभी लोग पहुंचते हैं तो उन्हें काली खिड़कियों वाली बस में बिठा दिया जाता है और फिर बस उन्हें बगदाद की सड़कों पर घंटों तक घुमाती है। फिर दूसरी बस, फिर तीसरी बस, ये सिलसिला घंटों तक चलता रहता है। आखिरकार उन्हें शहर के बाहरी इलाके के एक महल में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनकी तलाशी होती है, जेबें खाली करवाई जाती है और सामान जब्त कर लिया जाता है। फिर उनकी बस बदलती है, फिर एक और महल आता है, फिर उन लोगों की तलाशी होती है। फिर इस बार उन्हें अपने हाथ सैनिटाइजर से धोने पड़ते हैं और उन्हें एक बड़े हॉल में बिठाया जाता है जहाँ उन्हें 3 घंटे बीत जाते हैं। न खाने को उन्हें कुछ मिलता है, न ही पीने को कुछ मिलता है, न ही टॉयलेट जाने की इजाजत। और उनमें डर इतना था कि कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये सद्दाम हुसैन के उस डर की एक झलक है जो उस शख्स की पहचान बन गया था जिसने इराक पर 3.5 साल तक लोहे की मुट्ठी से राज किया। एक ऐसा शासक जो अपने ही साये से डरता था, जिसके दर्जनों महल थे, सैकड़ों बॉडीगार्ड थे, अनगिनत राज थे, लेकिन आखिरकार यही डर, यही छिपने की आदत उसके पतन का कारण बन बैठी। कैसे दुनिया का एक सबसे ताकतवर तानाशाह एक छोटे से जमीन के नीचे गड्ढे में छिपा मिला, कैसे उसे पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन तिकरित के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। ये लड़का इराक का राष्ट्रपति बना और फिर खुद को एक ऐसे किले में बंद कर लिया जहां शक और डर का राज था। सद्दाम का शासन सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि डर के नेटवर्क पर टिका हुआ था। मुखबिरों का जाल, खुफिया पुलिस का कहर और विरोध की हर आवाज को कुचलने के लिए। लेकिन इस क्रूर शासक के अंदर एक गहरा डर भी पल रहा था, अपनी जान का डर, अपनों से धोखे का डर। और यही डर समय के साथ सनक में बदल गया। सद्दाम हुसैन को हर किसी पर शक था, अपने करीबी सहयोगियों पर भी उन्हें शक था। इस कारण सद्दाम हुसैन हर कुछ दिनों में अपना ठिकाना बदल लेता। उसके दर्जनों आलीशान महल थे जो इराक के कोनों कोनों में फैले हुए थे। उत्तरी कुर्दिस्तान से सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे में 15 से ज्यादा महल होने की बात कही जाती है। ये महल सिर्फ रहने की जगह नहीं थी बल्कि मिसाइल के हमले को झेलने की भी ताकत रखते थे। और वो मीटिंग जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, उन अधिकारियों को घंटा भूखा प्यासा रखकर, बसों में घुमाकर, बार बार तलाशी लेकर। लेकिन सद्दाम हुसैन सिर्फ ये जताना चाहता था कि उनका बॉस कौन है। उसे डर था कि कोई मेरी हत्या की साजिश न रच रहा हो, कोई ये जानकारी लीक ना कर दे। जब अधिकारियों की मीटिंग खत्म होती, सद्दाम हुसैन उन अधिकारियों को हजारों डॉलर ईरानी दिनार इनाम के रूप में दिए, एक शानदार दावत भी दी, मानो ये बताने के लिए कि एक वफादारी की इनाम भी होती है। सद्दाम को जहर दिए जाने का डर बहुत ज्यादा था। उसके खाने की हर चीज को पहले किसी दूसरे के द्वारा की जाती थी। उसने अपने जैसे दिखने वाले कई हमशक्लों को भी रखा हुआ था। ये हमशक्ल सद्दाम हुसैन की तरह चलने, बोलने, ये सब कुछ दिखाने के लिए महीनों की ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन जब सद्दाम हुसैन का वक्त पलटा, सारे इंतजाम नाकामयाब हो गए। साल 2003 में दुनिया की निगाह इराक पर टिकी हुई थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान पर हमला करते हैं और इसकी वजह बताई जाती है इराक के पास ऐसे वेपन्स है जो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये दावे खोखले साबित हुए। सद्दाम हुसैन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वो इराक को छोड़ दे वरना हमला होगा। सद्दाम ने इस अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। वो इराक टीवी पर पूरी सैन्य वर्दी में नजर आया। खाड़ी युद्ध के बाद पहली बार सद्दाम हुसैन ने इराकियों से कहा, ईश्वर की इच्छा से जीत तुम्हारी होगी और तुम्हारा दुश्मन पीछे हटेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के पास एक तुरुप का इक्का था। 19 मार्च 2003 को दोपहर अल्टीमेटम खत्म होने के कुछ घंटे CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने जॉर्ज बुश को एक खुफिया रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे कुछ मुख्य सहयोगियों के साथ बगदाद के बिल्ला कंपाउंड के नीचे बने बंकर में मौजूद है। ये उनके लिए एक सुनहरा मौका था और ये खुफिया रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। ये हमला सद्दाम हुसैन और उसके पूरे नेतृत्व को खत्म कर सकता था। जॉर्ज बुश ने आदेश दिया, लेट्स डू इट। जैसे ही 48 घंटे का समय पूरा हुआ, हमला शुरू हो गया। बगदाद में एयर रेड सायरन बजने लगे। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 3:28 पर
दो F-117 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों ने कुवैत से उड़ान भरी। हर विमान पर 2000 पाउंड के 2 बंकर बम लदे हुए थे। सुबह होने के ठीक पहले लगभग 5:36 पर उस संदिग्ध ठिकानों पर बम गिराए गए जहाँ पर उनके बेटे छुपे हुए थे। ये हमला इतना जबरदस्त था कि पूरा कॉम्प्लेक्स ही तबाह हो गया। जमीनी एजेंटों ने बताया कि इतनी तबाही के बाद अंदर किसी का बचना नामुमकिन है। जब सैटेलाइट से इस घटना की तस्वीरें देखी गई और एम्बुलेंसों की कतारें देखी गई, इससे अंदाजा लगाया गया जरूर कोई बड़ा नेता अंदर फंसा हुआ है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को मिली खबरों में किसी ने कहा कि सद्दाम हुसैन मारा गया, किसी ने कहा बुरी तरह जख्मी है और शायद उसके बेटे भी मारे गए हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी। और कुछ दिन बाद में इराकी टीवी पर सद्दाम हुसैन का एक वीडियो टेप प्रसारित होने लगा। वो पूरी तरह थका हुआ लग रहा था और मोटे फ्रेम का चश्मा पहने हुआ था। सद्दाम हुसैन बच कैसे गया, इसका श्रेय जाता है उन बंकरों के नेटवर्क को उसने 1990 के दशक में ईरान युद्ध के दौरान जर्मन और ईरानी इंजीनियरों की मदद से बनाया था। कुछ बंकर तो कार्ल एसर नाम के इंजीनियर ने डिजाइन किए थे, जिसकी दादी ने हिटलर के आखिरी बंकर की डिजाइन बनाने में मदद की थी। बगदाद के मुख्य बंकर की दीवारें 9 फीट मोटी थी, जो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम जैसे हमले को झेलने के लिए बनाई गई थी। इस बंकर के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ग्रेफाइट बम्बों से पूरी तरह सुरक्षित थे। यहाँ तक कि टिग्रिस नदी नीचे से गुजरने वाली एक गुप्त सुरंग भी है, जिसके दरवाजे 3 टन वजन के बने हुए थे। इसकी बदौलत सद्दाम हुसैन पहले बच गया, लेकिन मुश्किलें आगे बढ़ने वाली। पहले हमले के बाद सद्दाम हुसैन ने अपना पहला तरीका अपना लिया, पहले सेफ हाउस से दूसरे में जाना। सद्दाम हुसैन आम नागरिकों की कारों में सफर करता था। उसके करीबी सलाहकारों को यहाँ तक भी नहीं पता होता सद्दाम हुसैन अगली रात कहाँ रुकेगा। तानाशाह अब भाग रहा था, छिप रहा था, क्योंकि उसका साम्राज्य अब धीरे धीरे ढह रहा था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, असली तलाश तो अब शुरू होनी। 30 मार्च को सद्दाम हुसैन फिर एक बार और टीवी पर नजर आया, अपने बेटे उदय और कुसे के साथ दक्षिणी इराक में लड़ने वाले सैनिकों को पैसे और मेडल देते नजर आया। लेकिन अगले दिन जब वो राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहता था, तो वो खुद नहीं आया। उसका भाषण सूचना मंत्री मोहम्मद सदई अल सहाब ने पढ़ा, जिसमें सद्दाम ने इराकियों से आत्मघाती हमले के लिए कहा। 1 अप्रैल तक अमेरिकी सेना बगदाद के बाहरी इलाकों में पहुंच चुकी थी। इस समय तक सद्दाम और उसके दोनों बेटे बगदाद के अंदर ही मौजूद थे। वो किसी तरह जवाबी हमलों की योजना बना रहे थे। ज्यादातर नियमित सैनिक समझ चुके थे ये लड़ाई हारी जा चुकी है। उन्होंने बस अपनी वर्दियां उतारी और वो अपने घर चले गए। इस उथल पुथल के बीच 7 अप्रैल दोपहर 2 बजे अमेरिकी कमांडरों को एक जरूरी और एक खुफिया सूचना मिली और दावा किया गया सद्दाम हुसैन और अपने दोनों बेटों और कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ शहर के पोस मंसूर जिले के एक रेस्टोरेंट में गया है। कमांडरों ने कार्रवाई करने का फैसला किया। सूचना मिलने के 48 मिनट बाद बगदाद के ऊपर मंडरा रहे V-1 बॉम्बर के पायलट को हमले का आदेश दिया गया और 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट पर 20,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिरा दिया गया। शुरू में CIA को यकीन था इस बार सद्दाम हुसैन जरूर मारा गया होगा। सद्दाम हुसैन उस इमारत में था तो जरूर जब उसे खुफिया सूचना मिली थी, लेकिन ठीक वहां से बम गिराने से पहले वो निकल चुके थे। सद्दाम हुसैन एक और जानलेवा हमले से बच निकला था, लेकिन अब सद्दाम हुसैन का 35 साल का आतंक का राज तेजी से खत्म हो रहा था। अगले ही दिन 8 अप्रैल को अमेरिका सेना ने सद्दाम हुसैन के मुख्य राष्ट्रपति महल पर कब्जा कर लिया। 9 अप्रैल को अमेरिका की सेना ने पैलेस्टाइन होटल के बाहर लगी सद्दाम हुसैन की एक विशाल मूर्ति को गिरा दिया गया। एक अमेरिकी मरीन ने जोश में सद्दाम हुसैन के सिर में अमेरिका झंडा गाड़ दिया। असल में सवाल बाकी था, सद्दाम हुसैन कहाँ गया। अप्रैल 2003 तक अमेरिकी की सैन्य कमांडरों ने ये घोषणा की मुख्य अभियान पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दावा किया उनके पास कुछ सबूत है कि सद्दाम हुसैन मर चुका है, लेकिन वो इन्हें पूरी तरह साबित नहीं कर पा रहे। असलियत में सद्दाम हुसैन मरा नहीं था, वो छिप गया था। युद्ध से पहले ही उसने छिपने के अपने पूरे इंतजाम कर लिए थे। सद्दाम हुसैन ने अपने वफादार लोगों को $1.3 बिलियन अपने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे, इस उम्मीद पर कि वो हारने पर भी वो लोग सद्दाम हुसैन की मदद करेंगे। बगदाद में उसके कई सेफ हाउस थे, सैकड़ों ठिकाने देश भर में फैले हुए थे, खासकर तिकरित के आसपास के इलाके जो उसका होम टाउन था। 9 अप्रैल को सद्दाम हुसैन को अदमिया मस्जिद के
आखिरी बार देखा गया। उसके तुरंत बाद उसने आखिरी योजना पर काम करना शुरू कर दी। ये योजना थी छुपने की। ये डर का वो आलम था। इस प्लान की खबरें उसके बेटों तक को भी नहीं थी। सद्दाम हुसैन को सिर्फ अपने परिवार की फिक्र थी। इससे पहले सद्दाम हुसैन ने अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों को देश के बाहर भेज दी। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद सैकड़ों रिश्तेदार और अधिकारी सीरिया और जॉर्डन भाग गए। बाथ पार्टी के बाकी सदस्यों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इन लोगों को पकड़ने के लिए पेंटागन ने ताश के पत्तों की एक गड्डी जारी की, जिसके हर पत्ते में 55 मोस्ट वांटेड अधिकारियों में से एक की तस्वीर थी। सद्दाम हुसैन हुकुम का अक्का था। उसके बेटे उदय और कुसे हुकुम और चिड़ी के बादशाह थे। जून महीने में अमेरिका खुफिया एजेंट ने अमेरिका के अधिकारियों को एक खुफिया मैसेज दिया, जिसमें सद्दाम हुसैन जिंदा होने की बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद में 4 जुलाई जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस होता है, सद्दाम हुसैन ने खुद जिंदा होने का पक्का सबूत दे दिया। अल जजीरा पर प्रकाशित एक ऑडियो टेप में WMD न मिलने पर नाटो का मजाक उड़ाया और साथ ही वो ये दावा करता है कि वो अभी इराक में है। सद्दाम लगातार संदेश भेज रहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश प्रशासन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। वॉशिंगटन ने यह घोषणा की कि सद्दाम की गिरफ्तारी या जो भी मौत का सबूत देगा उसे $25 मिलियन इनाम के रूप में दिए जाएंगे। उसके बेटे उदय और कुसे की गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन दिए जाएंगे। 21 जुलाई की सुबह को अमेरिका की फोर्सेस को ये कामयाबी मिली जिसका उन्हें इंतजार था। उन्हें खबर मिली कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे एक विला में ठहरे हुए हैं। बाद में पता चला कि विला के मालिक नहीं, उसे सद्दाम के परिवार से पुराना झगड़ा था। उसने पैसे के लालच में $30 मिलियन के इनाम के लालच में उन्हें धोखा दे दिया। अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने विला को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें लाउड स्पीकर पर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिला। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही गोलियां चलने लगी। अमेरिकी कमांडरों ने पूरी ताकत झोंक दी। ये लड़ाई 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली। विला के अंदर मौजूद 4 लोग मारे गए, उदय, कुसे, एक बॉडीगार्ड और कुसे का 14 साल का बेटा मुस्तफा। इस घटना के कुछ दिन बाद सद्दाम हुसैन का एक और ऑडियो जारी हुआ, जिसमें उसने अपने बेटों को इराक का शहीद बताया। बेटों के मारे जाने के बाद सद्दाम को पकड़ने की मुहिम और तेज हो गई, लेकिन महीनों बीत गए। कई छापे मारे गए, वो सब नाकाम हो गए। सद्दाम हुसैन का कोई सुराग तक नहीं मिला। इसी बीच अमेरिका का एक स्टाफ सार्जेंट ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में लोग पुराने शासन के प्रतीक थे, जिनकी ताकत सद्दाम से थी। लेकिन अब सद्दाम को उनकी जरूरत नहीं थी, उसे उन लोगों की जरूरत थी जो उसे छिपा सके। उसके बॉडीगार्ड। सद्दाम हुसैन के पास सुरक्षा के 3 घेरे हुआ करते थे। सबसे भारी गार्ड महलों जैसी जगहों पर तैनात थे। दूसरे स्तर के गार्ड सद्दाम के पहुंचने से पहले जगहों को सुरक्षित करते थे। सबसे अंदरूनी घेरा होता था हमाया। ये वो बॉडीगार्ड्स थे जो हर पल सद्दाम हुसैन के साथ रहते थे। और मेडोक्स का सिद्धांत था कि हमाया गार्ड्स सद्दाम हुसैन को छिपा रहे हैं। मेडोक्स ने अपनी जांच सद्दाम के होम टाउन तिकरित से शुरू की। मोहम्मद इब्राहिम, जो सद्दाम हुसैन के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स में से एक थे और वही अमेरिका के कब्जे के खिलाफ पूरे प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा था, वो अलग अलग इलाकों में हमला करवा रहा था, उनके लिए फंडिंग का इंतजाम कर रहा था। मेडोक्स को अब पूरी तरह यकीन हो गया, अगर मोहम्मद इब्राहिम प्रतिरोध चला रहा है तो उसे जरूर पता होगा कि सद्दाम हुसैन कहां पर छिपा हुआ है। अब मोहम्मद इब्राहिम उनका मुख्य निशाना बन गया। उसे पकड़ने के लिए मेडोक्स ने मोहम्मद के बेटे मुसलित से पूछताछ की। मुसलित से जब उन्होंने पूछताछ की तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सिवाय एक छोटी बात के कि वो अक्सर अपने पिता के साथ समारा शहर में अपने तालाब पर मछली पकड़ने जाता था। ये जानकारी छोटी लग सकती है, लेकिन मेडोक्स को सद्दाम हुसैन के पूर्व हाउस कीपर से पूछताछ की थी तो पता चला था कि सद्दाम हुसैन को मसगोब नाम की मछली बहुत पसंद है। अचानक ये सुराग उनको बहुत ही महत्वपूर्ण लगने लगा। मेडोक्स को यकीन हो गया मोहम्मद इब्राहिम उन्हें सद्दाम हुसैन तक लेकर जाएंगे। अमेरिका की सेना ने मछली फोरम पर छापा मारा, लेकिन सद्दाम हुसैन वहां पर नहीं मिला। वहां के 2 मछुआरों से पूछताछ में पता चला उनमें से एक किसी इराकी लेफ्टिनेंट का चचेरा भाई था। उनका एक चाचा बगदाद में रहता था, शायद मोहम्मद वहीं पर छिपा होगा। ये कड़ी उनको कमजोर लग रही थी, लेकिन उनके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बगदाद में उनके चाचा के घर पर छापा मारने का फैसला हुआ और
हैरानी की बात ये थी कि वहाँ बगदाद के बीचों बीच अमेरिका की सेना मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुसलित पकड़ा गया और मेडोव्स ने खुद उससे पूछताछ की, उसके परिवार को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया और आखिरकार मोहम्मद इब्राहिम टूट गया। उसने बताया कि सद्दाम हुसैन अद-दौर के एक छोटे से गांव में छिपा हुआ 13 दिसंबर 2003 की रात ऑपरेशन रेड ड्रोन लॉन्च किया गया और निशाना था अद-दौर गांव में एक फार्म हाउस जिसका मालिक सद्दाम का पूर्व बॉडीगार्ड था। ये गांव तिकरित से सिर्फ 8 मील दक्षिण में टिग्रिस नदी के किनारे था। आगे क्या हुआ उससे आपको एक सद्दाम से जुड़ी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उसी जगह से रिलेटेड है। इस कहानी का प्रोपोगेंडा बनाकर सद्दाम ने इराक में अपना भौकाल कायम किया था। अक्टूबर 1959 की बात है। इराक में तब जनरल अब्दुल करीम कासिम का शासन था और युवा सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी का सदस्य था जो जनरल कासिम को सत्ता से हटाना चाहता था। ऐसे में एक दिन जनरल पर हमले का प्लान बनाया गया। सद्दाम और उसके साथी ने इस काम को अंजाम दिया। जनरल की एक गाड़ी शाम सड़कों पर गुजर रही थी। सब अपनी जगह पर तैयार थे। सद्दाम से रहा नहीं गया। उसने अपने कोट के नीचे जल्दी में एक गोली चला दी। फिर क्या था, जनरल बॉडीगार्ड सतर्क हो गए। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। सद्दाम के पैर में एक गोली लगी। जनरल भी घायल होता है लेकिन वो बच जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है वह कहानी जिसे कई रंगों में सजाया संवारा गया। कहते हैं सद्दाम का पैर पूरी तरह घायल था, खून बह रहा था। सद्दाम हुसैन का डॉक्टर के पास जाना खतरनाक था। एक साथी ने उस तरह से उसके पैर को चीरा और गोली को बाहर निकाली। घायल पैर को लेकर सद्दाम ने शहर छोड़ने का फैसला किया। कहते हैं सद्दाम को एक घुड़सवार मिला। 10 दिनार में उसने वो घोड़ा खरीद लिया। वो टिग्रिस नदी के किनारे किनारे तिकरित की ओर बढ़ने लगा। चौथे दिन सद्दाम हुसैन को कस्टम वाले मिल गए और उसने मशीन गनों से सद्दाम को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन सद्दाम हुसैन भी कम नहीं था। उसने तो हाथ उठाकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। कहने लगा मैं बंजारा हूँ, मुझे कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, अपने कमांडर को बुलाओ। बहुत मुश्किलों के बाद सद्दाम हुसैन वहाँ से निकल जाता है। फिर टिग्रिस नदी पार करनी थी। नाविक मिला, वो कर्फ्यू की वजह से नाव चलाने को मना कर दिया। सद्दाम अब क्या करता है, कहानी के अनुसार उसने अपना चाकू दांतों के बीच दबाया और रात अंधेरे में ठंडी नदी में कूद गया, बिल्कुल फिल्मों की तरह। उसने बाद में ये बात एक इंटरव्यू में कही थी, बल्कि उससे भी बदतर, मेरे कपड़े गीले थे, पैरों में चोट थी, कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं मिला था। अब वापस मेन कहानी पर आते हैं। जैसे ही सैनिक फार्म हाउस पर पहुंचे, वो आदमी AK-47 लेकर भागे और उसे तुरंत पकड़ लिया और फिर सैनिक उस एक मंजिला झोपड़ी नुमा इमारत पर टूट पड़े। अंदर एक गंदा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक गद्दा बिछा हुआ था। बगल में एक साधारण सी रसोई थी और जिसमें नल और ठंडा पानी था। पहली नजर में ये किसी भगोड़े तानाशाह का ठिकाना नहीं लगा, लेकिन फिर सैनिकों को सुराग मिले। गद्दे पर प्लास्टिक की लिपटी हुई नई टी-शर्ट, जुराबे, फर्श पर एक पुराना हरा मेटल का सूटकेस जिसमें $100 के नोटों की गड्डियां थी। कमरे के बाहर स्पेशल फोर्स के जवानों ने जमीन पर बिछे एक कालीन जैसी चीज पर ध्यान दिया। नीचे एक ढक्कन था जो पहली नजर में जमीन से जुड़ा हुआ लग रहा था। जैसे उसने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वह आसानी से उठ गया। वो ढक्कन स्टायरोफोम का बना हुआ था जिसे गंदगी और पत्तियों से ढक दिया गया था और उसके नीचे एक 8 फीट गहरा गड्ढा था, इतना बड़ा कि एक आदमी आसानी से लेट सके। ये जमीन के नीचे बना एक छोटा सा बंकर था। अंदर हवा के लिए एक पंखा, एक वेंट पाइप लगा था। इसे स्पाइडर होल कहा गया था, मकड़ी का जाला। इसमें दुनिया का मोस्ट वांटेड शख्स छिपा हुआ था। सैनिकों ने अंदर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी की ताकि कोई खतरा न रहे, लेकिन तभी गड्ढे से 2 हाथ ऊपर उठे और फिर बाहर निकला एक बिखरे बालों और बड़ी हुई सफेद काली दाढ़ी वाला बुड्ढा थका हुआ आदमी ने अपने हाथ हवा में उठाए और अमेरिकी अफसर से कहा, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ और मैं बातचीत करना चाहता हूँ। अमेरिकी अफसर ने जवाब दिया, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपना सलाम भेजा है। गिरफ्तारी के समय सद्दाम हुसैन के पास एक रिवॉल्वर थी। वो शख्स जिसने दशकों तक अपने देशवासियों, हाल ही में अपने परिवार को भी देश के लिए शहीद होने की बात कही थी,
उसने खुद आखिरी कुर्बानी देना जरूरी नहीं समझा। स्पाइडर होल से निकलने के बाद सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हो चुके थे और एक कैदी बन चुके थे। इराकी सेना ने हिरासत में लेकर सद्दाम हुसैन से पूछताछ की। सद्दाम हुसैन अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि वो अब अरबी में ही बात करेगा। CIA ने अरबी बोलने वाले इंटरप्रेटर को बुलाया। जुलाई 2004 में सद्दाम हुसैन को इराक की नई अंतरिम सरकार को सौंप दिया गया। सद्दाम हुसैन को बगदाद एयरपोर्ट के पास एक हाई सिक्योरिटी अमेरिकी कंपाउंड में रखा गया। सद्दाम हुसैन को सफाई का जुनून था, वो अपने कपड़े खुद धोता था। सद्दाम हुसैन का एकमात्र शौक था क्यूबन सिगार, जो जॉर्डन में उसकी बेटियां रेड क्रॉस पार्सल के जरिए भिजवाती थी। जुलाई 2004 में सद्दाम हुसैन को इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया। कोड नेम वाले सद्दाम हुसैन को बख्तरबंद बस अल्फा महल स्थित कोर्ट रूम में लाया गया। कभी वह विदेशी मेहमानों की मेजबानी किया करता था और वहां पर सद्दाम हुसैन से पूछताछ शुरू हुई। नाम पूछने पर जवाब दिया, मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ। जज ने टोका तो बोला, मैं गणतंत्र का राष्ट्रपति हूँ। मुकदमा चलाने के लिए मेरा पद नहीं छीन सकते। उसने जज को अमेरिकी कठपुतली बताया और कहा, ये सब जॉर्ज बुश का चुनावी ड्रामा है, असली अपराधी जॉर्ज बुश है। जब जज ने कुवैत पर हमले का जिक्र किया तो वह भड़क गया। सद्दाम हुसैन पर 148 शिया विरोधियों की हत्या का केस चला। उसे मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 की सुबह तड़के 3 बजे उसे जगाकर बताया गया, कुछ घंटों में आपको फांसी दी जाएगी। सद्दाम हुसैन मायूस हुआ, खामोशी से नहाया और तैयार हुआ। उसने कैदियों के कपड़े नहीं बल्कि सफेद शर्ट और गहरा कोट पहना। हाथ में कुरान थी, जिसे उसने बाद में एक दोस्त को देने के लिए कहा। उसे बगदाद के पास कैंप जस्टिस कहे जाने वाले इराकी कंपाउंड के एक कंक्रीट चैम्बर में ले जाया गया। नकाबपोश जल्लादों ने उसे तख्त पर चढ़ाया। जब उसके सिर पर काला कपड़ा डाला जाने लगा तो सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया, वो बिना ढके मरना चाहता है। जब गले में फंदा डाला गया तो वो मुस्कुराया और चिल्लाया, क्या तुम मेरी इस बहादुरी को समझते हो? भीड़ में से एक आवाज आती है, जहन्नुम में जाओ। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, क्या वह जहन्नुम इराक है? इसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। इसके साथ ही इराक में सद्दाम हुसैन के युद्ध का अंत हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।